यहाँ से देखेंगे दृष्टि इसका मेंटरशिप टेस्ट नंबर यहाँ पर 9वां नंबर है, ठीक है, टेस्ट नंबर 9 है और यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ से कर चुके थे, इसमें पार्ट 1 में आपके यहाँ से 52 क्वेश्चन जो थे वो कवर कर दिए थे मैंने, राइट, और जो बचे 53 से 100 तक यहाँ से कवर करेंगे इसको, राइट। और यहाँ से देखो सिलेबस क्या है, इसमें देख सकते हो इकोनॉमिक का 90% क्वेश्चन है, ठीक है, और 10% क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का सिर्फ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 53 से स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पर जो अपना यूकेटी का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर कौन सा 9वां नंबर, वो भी मैंने आपको यहाँ से पार्लियामेंट पारिस्थितिकी पर लेकर के जो करंट अफेयर्स पर था, जितनी न्यूज़ करंट अफेयर्स की थी अगस्त से सितंबर की, पूरी करंट अफेयर्स मैंने कवर किए वो टेस्ट 9 में, ठीक है। जैसे टेस्ट जो भी आता है स्टैटिक, उसके बाद एक उसी का करंट अफेयर्स टेस्ट उसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कराया हूँ, टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो ये, ठीक है। अब जो देखो लेके आने वाला हूँ, जो नवंबर का बेस्ट यहाँ पर MCQs है, टॉप 100 MCQs है ना, वो लेके आने वाला हूँ, राइट। वो भी आप यहाँ से देखोगे कल या शाम तक, आज मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, और लिंक आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे आज बता दिया जाएगा जैसा होगा, और मार्केट में भी अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है। सब हिंदू, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, डाउन टू अर्थ, इन सबसे कवर किया गया चीज़ें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, देखते हैं। 53 नंबर है, विदेशी मुद्रा भंडार बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रतिभागियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। ये बोला है केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा जो बाजार होता है उसमें इस उद्देश्य से भाग लेते हैं कि अनुमानित विनिमय दर उतार चढ़ाव के हिसाब मुनाफा कमा सकें। पहली बात, 53 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये क्या होगा, ये बात इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक के जो मध्यक्षेप है, इनसे जो लेन देन होता है वो लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इनमें विनिमय दर को संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप स्थिरता लाने के लिए होता है, ठीक है, ना कि यहाँ पर इनका जो मुनाफा कमाने के लिए। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, सटोरिया जानबूझकर जो सट्टे लगाते हैं, है ना, वो जानबूझकर क्या जोखिम उठाने वाले होते हैं, और यहाँ पर विदेशी मुद्राओं में ओपन पोजीशन के साथ यहाँ पर विनिमय दर में अप्रत्याशित परिवर्तन के साथ लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा केवल 2 सही है, तो पहला गलत है, डी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विदेशी मुद्रा बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको लेकर के फिर से क्वेश्चन है, कथन 1, कथन 2। देखते हैं इसमें सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा अलग ही क्वेश्चन, देखते हैं। पहला कथन 1 है, अंतरपणन का आशय किसी परिसंपत्ति के मूल अंतर का लाभ उठाकर एक व्यापारी कम से कम कीमत खरीद कर और दूसरे को यहाँ पर महंगा बेचकर जोखिम रहित लाभ अर्जित करता है। पहली बात 54 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है एकदम, ठीक है, बात सही, क्योंकि यहाँ पर जो आर्बिट्रेज होते हैं, है ना, आर्बिट्रेज होते हैं जो वो विभिन्न व्यापारियों या बैंकों के बीच मुद्रा युग्म होते हैं, उसके मूल अंतर को खोजकर लाभ कमाने के लिए गतिविधि जोखिम रहित होती है, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी इसे मुद्रा को खरीदते हैं महंगा बेचने के लिए। पहली बात सही है। सेकेंड, अंतरपणन के अवसर समानता बाजार की जो अपूर्णताएं होती हैं उससे उत्पन्न होते हैं, जिनसे क्या मूल भिन्नता उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे बाजार अधिक एकीकृत होता जाता है वैसे वैसे क्या इनके अवसर कम होते जाते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, 54 का आंसर हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट आंसर, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 55 देखते हैं। 55 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, देखते हैं इसको। पहली बात, प्रगतिशील आरोही कर प्रणाली जो होती है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कर योग्य आय बढ़ने के साथ औसत कर दर बढ़ती है, जिससे क्या होता है अधिक समता सुनिश्चित होती है। पहली बात 55 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट होगा। सेकेंड, प्रतिगामी अवरोही कर जो होता है ये इसमें क्या होगा, कर का बोझ आय उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कम होता है, जिससे निर्धनों को कम उत्पादकों के लिए अधिक बोझिल हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, 55 का जो सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्रतिगामी जो अवरोही कर होता है ये आय और उत्पादन बढ़ने पर कर की दर घटती, जिससे क्या होता है वैसे कि भारत में यहाँ पर पहले देखा गया था, और लघु जो उद्योग होते हैं उसमें उत्पाद शुल्क और प्रतिगामी अवरोही जो शुल्क होता है उस पर काम करता है। जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो कर का बोझ भी घट जाता है। ये बात याद रखनी है, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो कर का बोझ घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हालांकि इसमें उच्च उत्पादकों को लाभ हो सकता है और ये गरीब सापेक्षित रूप से बोझ डालता है गरीबों पर। तो ये बात आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। दोनों करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है,
भारत में निम्नलिखित करों पर विचार करना है। न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति विनिमय कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। इनमें से उपयुक्त करों में से कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? आंसर हो जाएगा 56 का। देखो, एक तो पहला न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये क्या है? ये मिनिमम जो अल्टरनेट टैक्स है जिसको बोलते हैं मैट, ये न्यूनतम वैकल्पिक कर शॉर्ट फॉर्म में मैट, ठीक है। ये उन कंपनी पर लगाया जाता है जो कम से कम कर योग्य आय दिखाती है और लेकिन उच्च बुक प्रॉफिट दर्शाती हैं, ठीक है। और ये प्रत्यक्ष कर होती हैं क्योंकि कंपनियां ऐसे सीधा भुगतान करती हैं। तो इनके बारे में क्या लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया वैकल्पिक कर। पूंजीगत लाभ कर क्या होता है? ये क्या होता है? पूंजीगत संपत्ति जैसे संपत्ति, शेयर आदि की बिक्री होने पर होने वाले लाभ होता है, उस पर लगाया जाता है। ये कर व्यक्तिगत या संगठन द्वारा सीधे भरा जाता है। तीसरा प्रतिभूति विनिमय कर, ये क्या होता है? ये टैक्स जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस, STT। टैक्स योग्य प्रतिभूति में लेन देन, शेयर, व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स आदि यहाँ पर उस पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है? व्यापारी निवेशक सीधे वसूल ले जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? आंसर ऐसा हो जाएगा, जो 1 2 3 बात है ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क है, ये क्या होगा? ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो 1 2 3 आंसर बी करेक्ट है। तीनों के डिफरेंस आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला 57 नंबर है, देखते हैं। 57 है, आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में विचार करना है। वेतन और या व्यावसायिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति, ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, भारत में पंजीकृत कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, इसे बोला है उपयुक्त में से कौन आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे? आंसर देगा 57 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये, एक तो पहला वेतन या व्यावसायिक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति, ये क्या होगा? ये जो आयकर है उसके अधिनियम के अंतर्गत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, करेक्ट है। हिंदू अविभाजित परिवार, ये भी होगा, राइट। तीसरा लिमिटेड लाइबिलिटीज जो पार्टनरशिप होती हैं, ये भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटेड वाले हैं ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत इसे साझेदारी का फर्म की तरह मानते हैं और इसकी कुल आय पर कर लगाया जाता है। और हिंदू वाले में क्या था? ये एक अलग कर योग्य इकाई मानी जाती है जिसकी कुल आय पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। और भारत में पंजीकृत कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, ये भी यहाँ से करेक्ट हुआ। तो 4 बातें यहाँ से करेक्ट। लेकिन 5वीं बात किसान ने अब द्वारा अपनी भूमि में उत्पादित जो गन्ने की बिक्री से अर्जित आय पर यहाँ पर क्या होगा? इसमें भुगतान करने के लिए उत्तरदायी, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत का भुगतान नहीं करेगा। 5वीं बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो आयकर अधिनियम की धारा 2 का 1 का ए और धारा 10 का 1 उसके अनुसार कृषि आय पर कर से छूट दी गई है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 4 करेक्ट है, आंसर बी सही है। 58 नंबर है, देखते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर GST संबंध में विचार करना है। GST के अंतर्गत कर योग्य घटना, टैक्सेबल इवेंट, वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति होती है, न कि विनिर्माण या बिक्री। पहली बात। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, GST उपभोग आधारित कर है और राजस्व कर उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तु सेवाएं उपभोग की जाती हैं। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, GST के तहत पूरे भारत में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर स्लैब लागू है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर तीसरी बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो GST के 3 प्रकार स्लैब हैं, एक स्लैब में नहीं पूरा है ना। 3 स्लैब है, केंद्रीय GST, ठीक है, सेंट्रल GST और SGST और एक IGST, 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ये बात करेक्ट है। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि पूरे भारत में, हाँ, अगर 4-5 प्रकार के स्लैब है तो एक ही चीज़ पूरे भारत में लागू, वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्लैब पूछ रहा है, राइट। ध्यान माइंड में थोड़ा सा क्लियरिटी लानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 58 का ए करेक्ट है। 59 इसलिए बोला था टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए कि क्या चीज़ यहाँ पर पूछ सकता है, क्या यहाँ पर अपना माइंड को ओपन करना है। पढ़ा तो है लेकिन कैसे यहाँ पर चीज़ों को ओपन करना है। 59 देखते हैं। 59 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कोटा परिवर्तन प्रक्रियाओं के संदर्भ में विचार करना है। इनके लिए कुल मतदान क्षमता 85% की स्वीकृति आवश्यक होती है। पहली बात। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जिस सदस्य का कोटा बदला जा रहा है उसकी सहमति आवश्यक होती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, सामान्य समीक्षाओं के अलावा सदस्य एड हॉक आधार पर कोटा परिवर्तन का अनुरोध कर सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। कोटे प्रत्येक 10 वर्ष में स्वतः संशोधित होते हैं। चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 10 वर्ष में स्वतः
संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि समीक्षा कम से कम हर 5 साल में की जानी चाहिए या की जानी अनिवार्य होगी, लेकिन ये स्वतः नहीं होती है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 3 करेक्ट है आंसर, 3 बातें सही हैं 59 की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 में। 60 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में विचार करना है। IMF देश के लिए एक क्रेडिट यूनियन की तरह कार्य करता है, जहां संसाधनों को संग्रहित किया जाता है और सदस्य देश में इनमें योगदान भी कर सकते हैं तथा इसमें ऋण भी ले सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, IMF में परिचालन व्यय अनिवार्य वार्षिक सदस्यता शुल्क पूरे किए जाते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि IMF के परिचालन व्यय में अनिवार्य वार्षिक सदस्यता शुल्क से नहीं, बल्कि ये मुख्यतः 4 जो उधार गतिविधि हैं उससे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आय उधार लेने वाले जो देश हैं उस चुकाए गए जो ब्याज होती है उसके शुल्क से रक्षित करते हैं। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है आंसर, 1 सही है। क्वेश्चन 61 है, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में विचार करना है। WTO के 3/4 से अधिक सदस्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित देश LDC हैं। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ये करेक्ट है। सेकेंड, उन्नत एकीकृत रूपरेखा जो होती है इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क EIF सभी WTO सदस्यों के लिए आय स्थिति में निरपेक्ष उपलब्ध होंगे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है 61 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो EIF है जो सभी WTO सदस्यों के लिए खुला हुआ नहीं है। ये एक साझेदारी तंत्र है जो विशेष रूप से LDC की सहायता के लिए समर्पित है, ताकि वे व्यापार का उपयोग और विकास सतत गरीबी जो विकास उन्मूलन उसके साधन को उपयोग कर सकें। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है। 61 का आंसर 1 यहाँ से सही है, ए नंबर। 62 देखते हैं। 62 नंबर, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत एशियाई बैंक ADB का संस्थापक सदस्य और इसका तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत वास्तव में ADB का संस्थापक सदस्य है, किंतु ये इसका सबसे बड़ा यहाँ पर शेयरधारक नहीं है, चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ये भारत की महत्वपूर्ण मतदान सामर्थ्य और वित्तीय हिस्सेदारी को दर्शाता है। सेकेंड बात, गैर स्वाभाविक संचालन के तहत परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन तथा MSME समर्थन हेतु वित्तीय शामिल है। सेकेंड बात सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इकोनॉमिक के एक टर्म्स जो आते हैं आप लिखते चला करो। आप फिर आप बोलते हो कि इकोनॉमिक कठिन है, इकोनॉमिक टफ है, ठीक है, लेकिन आप अगर एक चीज़ एक टर्म्स को आप अच्छे से लिखोगे, पॉइंट समझोगे, उनको रिवीजन करोगे तो सब चीज़ें आपको समझ आएंगी, राइट। जैसे कि आपने मान लो 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक यहाँ से कवर किए, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको यूकेटी में कवर कराए जो स्टैटिक के थे सिर्फ, और 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक के ही करंट में कराए मैंने, करीब 200 क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक का कराए। वो जाके अगर करोगे तो एक मैंने देखो स्टैटिक वाले टॉपिक में एक टर्म्स भी समझाएं कि क्या क्या चीज़ें क्या होती है, तो वहाँ जाके आप कर सकते हो। इकोनॉमिक के करीब 200 क्वेश्चन हो और 300 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात देखो थोड़ी बात नहीं, बात पूरी मानते हो तो थोड़ी बात मानते चलो कि जो इकोनॉमिक है वो थोड़ा सा अच्छा करते चलो, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है ना। तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के डेटा निकलेगा, कुछ यहाँ से स्टैटिक है, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक के देखने को मिलेगा। इस वजह से अपने जो स्टैटिक पॉइंट हैं कवर करते जाओ उनको। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी कुछ डाउट रहेगा बता सकते हो इकोनॉमिक में, जैसे और भी जो पेपर लेके आना हो अपना सजेशन दे सकते हो कि यूकेटी में सही कौन सा पेपर बना सकते हो किस चीज़ को लेकर। ठीक है, बाकी मैंने योजना मैगजीन कुरुक्षेत्र में सबको कवर करते हुए करंट अफेयर्स भी कवर कर रहा हूँ, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 है, जब कोई किसान गन्ने के बजाय कदन श्रीअन्न उगाने का विकल्प चुनता है तो अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत होती है यहाँ से उस भूमि पर गन्ना उगाने वाले जो संभावित लाभ है वो आय से होती है। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण में आप मान सकते हो कि जो किसान है उसने कदन या श्रीअन्न उगाने के लिए निर्णय लिया है, जिससे उसे गन्ना उगाने का अवसर खो दिया। गन्ना उगाने से मिलने वाली जो आय है उपज का अन्न लाभ अगले जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ये त्यागा गया लाभ किसान के निर्णय की वास्तविक अवसर लागत होती है। बी यहाँ से आंसर होगा। 64 है, अर्थशास्त्र में निर्धनता अंतराल से क्या तात्पर्य होगा? निर्धनता अंतराल से तात्पर्य है कि देखो जो यहाँ से गरीब जनसंख्या है उसके आय में उपभोग और औसत कमी को निर्धनता रेखा से कम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। मतलब गरीबी अंतराल उस वित्तीय सीमा और वास्तविक आय के बीच के जो अंतर है उसको मापता है, ऐसे बोल सकते हो। जहाँ आय गरीबी रेखा से नीचे होती है और ये गरीबी की जो गंभीरता है उसका सूचक होता है। अंतराल जितना अधिक होगा व्यक्ति अथवा परिवार को गरीबी स्थिति से उतनी गंभीर होती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 64 का। ठीक है,
लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 65, बेरोजगारी के प्रकार और विवरण दे रखा है, से देखते हैं। पहला है चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। देखो चक्रीय बेरोजगारी जो होती है ये बोला है मुख्यतः बुआई और कटाई के मौसम में होती है। गलत बात है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो चक्रीय बेरोजगारी होती है ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग समान गिरावट आती है और आमतौर पर मंदी या अवसाद के दौरान ये कृषि और मौसमी परिवर्तनों को लेकर सीमित नहीं होती है। गलत होगी। सेकेंड, संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब श्रमिक व्यक्तिगत कारणों से नौकरी बदलने लगते हैं। ये भी बात गलत है। सेकेंड बात क्या होगी, मतलब जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये तब होती है जब श्रमिकों को योग्यता या कौशल के और नए रोजगार की आवश्यकताओं में असमानता होती है। ये प्राय जो तकनीकी बदलाव है या मांग परिवर्तन उसके कारण उत्पन्न होती है। ये श्रमिकों को स्वेच्छा से नौकरी बदलने संबंधित नहीं है। दो गलत हो गए। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी उस स्थायी स्थिति को अस्थायी स्थिति को संदर्भित करती है जब व्यक्ति नौकरी के बीच में पर होते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में होते हैं, ना कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल की कमी होती है। बात गलत है। तीनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर क्या है, डी कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 66 है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी जो है और सूक्ष्म वित्त संस्थान माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमएफआई, इसके बारे में विचार करना है। एनबीएफसी एमएफआई को आरबीआई की अनुमति के अधीन एक निश्चित सीमा तक लोक जमाएं स्वीकार करने की अनुमति होती है। पहली बात 66 के यहाँ से क्या होगी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी एमएफआई को विशेष रूप से गैर जमा स्वीकार करने की रूप में वर्गीकृत किया गया, इसलिए ये सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते। गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, एनबीएफसी एमएफआई मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा नहीं बल्कि सहकारी विधि के तहत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं। सेकेंड बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी एमएफआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत लाइसेंस और पर्यवेक्षण प्राप्त होता है, जो सभी विवेकपूर्ण मानदंड आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रावधान पारदर्शिता निर्देशन में आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोनों बातें गलत है। आंसर डी। 67 है घाटे का प्रकार और विवरण। राजस्व घाटा क्या होता है, कुल बजट व्यय में उधार सहित प्राप्त कुल बजट प्राप्तियों की घटाकर प्राप्त किया जाता है। बात गलत है। आप लिख सकते हो, इसको मैं सही बताता हूँ। देखो, राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों पर कुल राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिख लो, गलत हो गया। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सेकेंड बात सही है। प्राथमिक घाटा जो होता है ये राजकोषीय घाटा घटाकर ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो ब्याज भार के बाद सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। 67 का आंसर एक यहाँ से सही हो जाएगी बात। बाकी मैंने तीनों की बातें बता दी, क्या है आप लिख सकते हो इनको। 68 है राजकोषीय नीति जो वक्तव्य है उसके संबंध में विचार करना है। मध्यमावधि राजकोषीय नीति विवरण, ये क्या होगा इसका हो जाएगा 68 का जो पहली बात है ये क्या होगी, ये यहाँ से आपका 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये होगा। और राजकोषीय नीति जो रणनीति विवरण है, समष्टि आर्थिक रूपरेखा है, ये बोल रहा है कि इनमें से कितने जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन जिसको एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, समाहित किया गया। आंसर हो जाएगा 68 का, इन सभी को किया गया है, चारों को। ठीक है, आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं। 1 2 3 4 चारों ऐसे करके लिख लोगे तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, देखो इकोनॉमिक का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिख के पढ़ना। जो भी बताया जा रहा है उसकी चीज़ आप लिखोगे तो ही समझ आएगी, वरना इकोनॉमिक आपको समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप ये लिखो, मतलब समझा रहा हूँ, की पॉइंट लिखते चलो। 100 मैंने यूकेटिक बताया, स्टैटिक के 100 करंट के बताया, तो ऐसे कर करके आप 300 क्वेश्चन का करीब अच्छी सी एक नोट्स आपका बन जाता हर टॉपिक का, राइट। और आपका कम टाइम में भी हो जाता, क्योंकि 1 घंटे में मैं आपको करा देता हूँ लगभग में ना, तो 6-7 घंटे में आपका 6 घंटे में पूरा 3 घंटे का नोट्स, 300 क्वेश्चन का नोट्स बन जाता अच्छा सा। इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इकोनॉमिक के लिए। बाकी और भी मैं इकोनॉमिक का आगे कराऊंगा, तो सब चीज़ आप लिखते चलता। 69 देखते हैं, संबद्ध वस्तुओं रिलेटेड जो गुड्स है उसके मांग को लेकर विचार करना है। स्थानापन्न वस्तु जो होती हैं
सब्स्टिट्यूट यहाँ पर जो गुड्स हैं, ठीक है, उसमें मूल्य वृद्धि से दी गई मांग में वृद्धि होती है। पहली बात स्थानापन्न वस्तुओं में, तो पहली बात क्या होगी, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो किसी वस्तु की मांग न केवल उसकी अपनी कीमत से बल्कि संबद्ध वस्तु की कीमत से भी प्रभावी होती है। संबद्ध वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती है, जैसे कि चाय कॉफ़ी, चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं लोग, ठीक है। और जब स्थानापन्न वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दी गई वस्तु में तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो लोग चाय डिमांड करेंगे, है ना। तो ये बात एक हमारे पास ऑप्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो पहली बात सही है। सेकंड, पूरक वस्तु क्या होती है, इनके मूल्य में वृद्धि से दी गई वस्तु की मांग में वृद्धि होना। सेकंड बात गलत, क्योंकि जो पूरक वस्तु होती है वे एक साथ मिलकर किसी आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे पेट्रोल और कार, ठीक है। जब पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दी गई वस्तु की मांग भी घट जाती है, और क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुओं का उपयोग मांग महंगा हो जाता है। और उदाहरण के लिए यदि पेट्रोल बढ़ेगा तो कारों की मांग कम हो जाती है, ठीक है। याद रखना है आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। की पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों पीएसबी और भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर विनियामक जो पर्यवेक्षक हैं उसके बारे में विचार करना है। आरबीआई पीएसबी को निदेशक और प्रबंधन को हटाने का अधिकार होता है। पहली बात यहाँ से, पहली बात स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के पास महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि पीएसबी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, निष्कासन अथवा जो हटाने का उनका अधिकार आरबीआई के पास नहीं होता है। ये गलत हो गया। पीएसबी केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों के दौरे विनियमन के अधीन होते हैं। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल दो सही है, तो बी यहाँ से आंसर है। 71, भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी के बारे में विचार करना है। पीआरबी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में भुगतान बैंकों के विनियमन और निरीक्षण के लिए किया जाता है। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी की स्थापना भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के लिए निपटान प्रणाली जो है 2007 के तहत की गई थी, ठीक है। 1934 को लेकर आरबीआई द्वारा ये सब नहीं। सेकेंड, बोर्ड के नेतृत्व आरबीआई गवर्नर जो हैं करेंगे और इसमें केंद्र सरकार के 3 सदस्य नामित होंगे, ये शामिल किए जाएंगे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात 71 का जो रहेगी ये करेक्ट है। तीसरा, बोर्ड के निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। बात एकदम सही है, 2-3 बात सही है। ये पहली बात आपको याद रखना है, लिख भी लेना है इसके की पॉइंट जो गलत हुआ है वो। तो 2-3 सही है, तो आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसको लेकर के हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एफआरआई प्रस्तुत किया गया है। आंसर जाएगा 72 का, ये प्रस्तुत किया गया है वित्तीय संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को मोबाइल आधारित बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध प्रवर्तन तथा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ करने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, राइट। एफआरआई जो होता है ये बैंकों और एनबीएफसी को यूपीआई सेवा प्रदाताओं हितधारकों को प्रवर्तन और उपभोग संरक्षण को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है। ये एक सक्रिय साइबर शील्ड है, उसकी तरह काम करता है, जो लेन देन से पूर्व सत्यापन जांच की सुविधा भी प्रदान करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 72 का ये बात सही है। 73 है, स्टेबल कॉइन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा वस्तु वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। पहली बात 73 का आंसर स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, भारत में स्टेबल कॉइन को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक व्यापक ढांचे के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2025 तक भारत में स्टेबल कॉइन के लिए कोई व्यापक नियामक ढांचा लागू नहीं किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर सतर्क रोक अपनाया था, ठीक है। गलत है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेबल कॉइन को भारत में औपचारिक रूप से वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा वैध मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। केवल डिजिटल रुपया को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता मिलने की संभावना है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 73 का आंसर क्या होगा, यहाँ से ये बात करेक्ट है, केवल एक, ठीक है। बाकी जो गलत पॉइंट कैसे हो रहे हैं वो आप पॉइंट लिख सकते हो सही अपने करके। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय रिजर्व बैंक
में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की ढांचे के संदर्भ में विचार करना है। जब कोई बैंक पूंजी पर्याप्तता पर संपत्ति, गुणवत्ता और लीवरेज संपत्ति पर कुछ जोखिम सीमा को उल्लंघन करता है, तब पीसीए लागू किया जाता है। पीसीए मतलब रिजर्व बैंक जो त्वरित सुधारात्मक है वो लागू की जाती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकंड, भारत में शाखाओं के माध्यम से कार्यरत विदेशी बैंक भी पीएससी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड बात भी सही है। तीसरा है, किसी बैंक को पीसीए के अंतर्गत रखे जाने पर वह ढांचे से बाहर आने तक कोई भी ऋण नहीं दे सकती है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया कि पीसीए ढांचा बैंकों की जो समान सार्वजनिक गतिविधियां हैं जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना, रोकने के लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी। 75 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, स्थानीय क्षेत्र बैंक, गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, इन्हें बोला है कितने आरबीआई की स्वीकृति से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हो गया, ठीक है, और एक स्थानीय क्षेत्रीय बैंक एलएबी, और यहाँ से तीसरा हो जाएगा आपका गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय ग्रामीण ये यहाँ पर इसमें इन्हें लघु वित्त बैंक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 करेक्ट है, तो 3 बातें यहाँ से सही है। सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुद्रा के कार्यों के संबंध में विचार करना है। विनिमय का माध्यम, मूल्य भंडार, मूल्य मापक और मूल्य का अंतरण, इनमें से कितने मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 76 का बी। केवल 2 कार्य यहाँ पर होंगे। कौन कौन से इनके, देखो आप लिख सकते हो मुद्रा के यहाँ पर जो कार्यों के संदर्भ में मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से लिख सकते हो। मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं, एक तो ये निम्नलिखित रूप में काम कर, जैसे कि विनिमय का माध्यम, ठीक है, ये हो जाएगा, और मूल्य का माप क्या होगा, मूल्य का मापक, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 मतलब 1 और 3 बात करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 77 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। M1 के तहत लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा तथा लोगों की बैंकों की मांग जमा शामिल होती है। पहली बात 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, M2 के तहत M1 के साथ लोगों की जो बैंकों में सावधि जमा भी शामिल किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर M2 का आशय M1 के साथ डाकघर बचत बैंक में बचत जमा से होता है। सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, M3 जो है इसको समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है और यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका होता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 77 का। 78 देखते हैं। 78 है, भारत में स्टेरिलाइजेशन के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2। स्टेरिलाइजेशन का आशय पूंजी प्रवाह के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति को प्रभाव में संतुलित करने के क्रम में मुद्रा आपूर्ति घरेलू घटक सीमित करना होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, क्लासिकल स्टेरिलाइजेशन के तहत खुले बाजार परिचालन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल होती है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, दोनों बातें सही हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो इन प्रतिभूतियों में बिक्री आरबीआई द्वारा अतिरिक्त तरलता से अवशोषित कर ली जाती है और इस प्रकार पूंजी अंतर्वाह का मौद्रिक प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79 नंबर को। 79 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में भूमिका के रूप में काम करता है। तो इसको कथन को लेकर देखते हैं यहाँ से क्या बोला है। आरबीआई द्वारा अस्थायी रूप से तरलता समस्याओं का सामना कर रही जो शोधक्षम होती है, सॉल्वेंट होती है, वो बैंकों की आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई की भूमिका जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और बैंक ऋण को रोकना होता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या है, सही है। 79 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये सुविधा तब दी जाती है जब बैंक बाजार या आरबीआई के समान तरलताओं की सुविधा को तरलता समायोजन सुविधा के तहत सीमांत सुविधा का उपयोग कर चुका होता है। ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 79 का। 80 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, लीड बैंक योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं यहाँ से। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रभाव बढ़ाने वाले हेतु प्रारंभ किया था इसको लेकर के। पहली बात 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात, इस योजना के अंतर्गत ऋण संस्थान तथा सरकार के प्रयासों को स्थानीय विकास
के साथ समन्वित करने हेतु किसी जिले में एक विशेष बैंक लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सेकंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 80 जो है 80 नंबर का सी करेक्ट है। 81 विगत एक दशक में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवृत्तियों के संबंध में विचार करना है। नवीकरणीय ऊर्जा भारत की स्थापित विद्युत क्षमता का सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक रहा है। पहली बात 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पवन ऊर्जा को पीछे छोड़कर सौर ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी हो गई है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 2025 में 111 गीगावाट तक पहुँच गई है, और ये पवन ऊर्जा 51 गीगावाट के पीछे छोड़कर सबसे बड़ा घटक बन गई है। दोनों बातें सही है। आंसर 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में संबंधित जो व्यय मदद है उसकी हिस्सेदारी को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, लिखते हैं इसको, देखते हैं। देखो इसकी जो अवरोही क्रम होगा यहाँ से हो जाएगा आपका, पहला तो हो जाएगा कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, कर शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद होगा आपका ब्याज भुगतान, राइट, ब्याज भुगतान होगा। उसके बाद आपका होगा ब्याज भुगतान ये, और उसके बाद आपका हो जाएगा रक्षा, फिर उसके बाद पेंशन। करेक्ट आंसर 2134 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 82 का, 82 का। ठीक है, क्योंकि करों का जो शुल्क राज्यों का हिस्सा था ये सबसे ज़्यादा था, कितना था वो, ये करीब 22%। ब्याज भुगतान दूसरा सबसे बड़ा था 20%, रक्षा 8% और जो पेंशन को लेकर 4% था। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को लेकर वर्गीकृत करने से लेकर विचार करना है, देखते हैं सूक्ष्म उद्यम क्या होते हैं। 83 में पहली बात यहाँ से सूक्ष्म उद्यम है, ये बोला है जो संशोधित सीमा करीब 2.5 लाख करोड़ का निवेश तथा 10 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। पहली बात गलत हो जाएगी, कितना आप डेटा लिख लो, बता देता हूँ। 2.5 करोड़ का निवेश तथा 10 करोड़ का टर्नओवर, यहाँ से कुछ और बोला है, गलत है। लघु उद्यम में क्या होता है, लघु उद्यम की बात होगी यहाँ से, ये सही बोला है, यहाँ से लघु उद्यम को नोट कर सकते हो, ये बात मैंने बता दी सूक्ष्म उद्यम की। तीसरी बात है मध्यम उद्यम। मध्यम उद्यम 50 करोड़ तक का निवेश, 250 करोड़ तक का टर्नओवर। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 125 करोड़ का निवेश होता है और 500 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। सिर्फ एक बात, कौन सी, वो भी सेकंड वाली। 84 है, कर संग्रहण में उछाल से तात्पर्य क्या होता है। कर संग्रहण में अगर उछाल होता है उससे क्या तात्पर्य है। देखो, कर संग्रहण में उछाल को सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तित सापेक्ष कर राजस्व में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित करता है। ये दर्शाता है कि कराधान नीति आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के प्रति कितनी क्रियाशीलता है। ठीक है, तो ये बात बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, वित्तीय लिखतों के संबंध में विचार करना है। ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र, बैंकों में टर्म डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड्स, इनमें से कितने नियर मनी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। नियर मनी के रूप में जो वर्गीकृत किए जाएंगे, एक तो हो जाएगा यहाँ से पहला ट्रेजरी बिल्स, दूसरा वाणिज्यिक पत्र, तीसरा बैंकों में टर्म डिपॉजिट। क्रेडिट कार्ड्स में क्या होगा, नियर मनी के रूप में नहीं वर्गीकृत किए जाएंगे, ये बात गलत होगी, राइट, क्योंकि पर क्रेडिट कार्ड्स जो बैंकों या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, जिसमें धारक खरीदार कर सकते हैं और ऋण राशि के बाद भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ये उपलब्ध परिसंपत्ति के बजाय क्रेडिट साधन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा 4th नंबर। 1 2 3 करेक्ट है, बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के आधार पर की गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, आरआरबी की स्वामित्व संरचना में क्रमशः केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की इक्विटी का अनुपात 50, 15 और 35 का निर्धारित किया गया है, रेशियो। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, याद रखना है, जिसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तीसरी बात है वो एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई, सभी क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक अपने कुल जो ऋण है उसका 75% प्राथमिक क्षेत्र ऋण है जो उसके रूप में देना अनिवार्य होता है। तीसरी बात यहाँ से सही होगी। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 2 3 सी करेक्ट है। 87 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के उपयोग सरकारों एवं केंद्रीय जो बैंक होते हैं उसमें प्राय आर्थिक समृद्धि में उतार चढ़ाव को संतुलित करने के लिए किया जाता है। पहली बात 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। काउंटर साइक्लिकल नीति के तहत आर्थिक मंदी के दौरान व्यय में वृद्धि की जाती है और यह करों में कमी की जाती है तथा आर्थिक
तेजी के दौरान विपरीत कदम उठाए जाते हैं। सेकेंड बात भी सही है, लिख सकते हो आप। काउंटर साइकिल जो यहाँ पर नीति क्या होती है आप इसको लिख सकते हो, सही पॉइंट है। पहला भी पॉइंट लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा, प्रो साइकिल नीति क्या होती है? इसके तहत आर्थिक मंदी के दौरान व्यय की कमी में आर्थिक तेजी के दौरान इसमें वृद्धि करने के लिए आर्थिक संतुलन को बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों सही है, सभी तीन सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 87 का। 88 है, किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी के बारे में विचार करना। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को 5 वर्ष तक के चक्रीय ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, केसीसी के अंतर्गत 2 लाख तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल से लिया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है। 88 का आंसर सी करेक्ट है। 89 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में विचार करना है। एमएसपी को वैधानिक मान्यता प्राप्त है और किसान विधिक अधिकार के रूप में इसकी मांग कर सकते हैं। पहली बात, 89 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एमएसपी का कोई विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी की सिफारिश की जाती है, परंतु एमएसपी निर्धारण के लिए खरीद का निर्णय सरकार लेती है। सेकेंड बात सही है, आंसर ओनली 2 सही है, तो क्या हो जाएगा? 89 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 90, उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के संबंध में विचार करना है। एनबीएस मतलब जो पोषक आधारित सब्सिडी है उसको ले बात कर रहे हैं। एनबीएस के अंतर्गत डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरकों को मान्यता दी जाने वाली सब्सिडी बाजार मूल्य के साथ परिवर्तित नहीं होती है। पहली बात, 90 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये सही है। सेकेंड बात देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डीएपी एवं एमओपी उर्वरकों बाजार मूल्य को विनियमित और नियंत्रित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सेकेंड बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। 90 का आंसर ये बात सही है, 1। 91 देखते हैं। 91 है, WTO कृषि सब्सिडी के संबंध में विचार करना है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मान्य है क्योंकि इसका व्यापार न्यूनतम या कोई विकृत प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। क्या होगा? पहली बात यहाँ से 91 का स्टेटमेंट सही है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ब्लू बॉक्स ये व्यापार विकृत करने वाली सहायता एम्बर बॉक्स जैसी है, परंतु यदि उत्पादन सीमित शर्तों से जोड़ा जाए तो ये WTO को कृषि समझौते के अनुसार अनुमत होगी। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी गैर व्यापार विकृत है, इसलिए किसी ब्याज कटौती इसकी प्रतिबद्धता से मुक्त होगी। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है ये व्यापार को सबसे अधिक विकृत करती है, ठीक है, जिससे क्या होगा? मूल्य समर्थन या उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंधित जो सब्सिडी होती है WTO के विनिमय को लेकर कटौती करती है और प्रतिबद्धताओं के अधीन होती है, ठीक है। इस वजह से ये इसके अधीन मुक्त नहीं होगी, ठीक है। ये बोलती है प्रतिबद्धता से मुक्त होती है, मुक्त नहीं होती है, गलत है। और दूसरा भी गलत था, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है, इसकी एक स्टेटमेंट 91 का सही है। 92 है, भारत में कॉपीराइट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 92 को। पहली बात है, कॉपीराइट विचारों की अभिव्यक्ति जैसे पुस्तकों, चित्रों, गीतों और फिल्मों की रक्षा करता है, ना कि स्वयं विचारों की। पहली बात क्या है? यहाँ से करेक्ट है, सही बोला है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट संरक्षण के लिए सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि भारत में कॉपीराइट संरक्षण स्वतः मिल जाता है और पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, गलत है, ठीक है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत बिना पंजीकरण के भी संरक्षण प्राप्त होता है। समानता कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन काल के पश्चात 60 वर्ष तक रहती है, फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग के मामले में प्रकाशन की तिथि से, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है, ए आंसर है। क्वेश्चन 93 देखते हैं। 93 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के बारे में विचार करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष 2015-16 है। पहली बात, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2011-12 में चयन
व्यापक आर्थिक सूचकांक जैसे जीडीपी और डब्ल्यूपीआई के साथ सामंजस्य के लिए किया गया था। और भारत में औद्योगिक सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 ना कि 2015-16। सेकेंड बात, भारत में संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निर्माण की गई गैस तथा जलापूर्ति क्षेत्र शामिल है। सेकेंड बात भी गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय में गैस और जलापूर्ति क्षेत्रों में आईआईपी शामिल करने की अनुशंसा करता है, लेकिन भारत में आंकड़ों की उपलब्धता की कमी के कारण यहाँ पर इन्हें शामिल नहीं किया गया। ये बात गलत है, दोनों गलत है, आंसर डी। 94 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के बारे में विचार करना है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तित उत्पादों का भारांश प्राथमिक वस्तु तथा ईंधन के जो विद्युत से भारांश है उसके अधिक होगा। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। सेकेंड नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो थोक मूल्य सूचकांक है डब्ल्यूपीआई, ये क्या होती है, ये वस्तु के 3 समूहों में विभाजित करती है इनको। प्राथमिक है ना, प्राथमिक में आपका 22.62%, ठीक है, और ईंधन और विद्युत में 13.15%, मतलब 13.15%, और विनिर्मित उत्पाद जिसमें आपका 64.23%। तो तीनों आपको ये याद रखने जो इसके समूह में विभाजित कर रहे हैं। पहली बात क्या होगी, सही हो गई। सेकंड, डब्ल्यूपीआई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया था, ये बात गलत है। इसे औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के तहत औद्योगिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया था, ना कि एनएसओ द्वारा, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है दोनों। आंसर क्या हो जाएगा, 94 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 95, तरलता संजाल के संबंध में विचार करना है। तरलता संजाल में लोग अपना पैसा बहुत कम ब्याज दरों में बॉन्ड, सावधि जमा निवेश के बजाय बचत खातों में करना पसंद करेंगे। पहली बात 95 का आंसर करेक्ट है। सेकेंड, केंद्रीय बैंक तरलता संजाल में अर्थव्यवस्था को एक बिंदु से अधिक प्रसारित नहीं कर सकता है तथा अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए राजकोषीय नीति आवश्यकता होती है। सेकेंड बात ये भी सही है, दोनों करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। 96 है, ई नाम के संबंध में विचार करना है। प्रथम कथन 1, कथन 2, ई नाम परंपरागत मंडियों के लिए एक वैकल्पिक विपणन प्रणाली के रूप में काम करता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत है, ठीक है, पहली बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि ई नाम समानांतर विपणन संरचना नहीं है, बल्कि परंपरागत मंडियों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के माध्यम से जिसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से मंडियों की भौतिक संरचना को लाभ उठाना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से सही हो जाएगा। 97 नंबर है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी के संबंध में विचार करना है। सीडीपी को बागवानी क्लस्टर की भौगोलिक जो विशेषज्ञता है उसका लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया है। पहली बात स्टेटमेंट 97 के यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है, आंसर 97 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है। 98 देखते हैं। 98 है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के संबंध में विचार करना है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर 25 से 26 कर दिया गया है। पहली बात 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत में वर्ष 2025 तक 17% से अधिक इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 98 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 99 नंबर है, 99 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में विचार करना है। ये अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा को कल्याण आधारित दृष्टिकोण के आधार पर दृष्टिकोण की ओर से स्थानांतरित करता है। पहली बात 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, ये अधिनियम जीवन चक्र दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और एक जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके साथ 6 महीने से 14 वर्ष की जो आयु हुए बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा 99 का सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुद्रा का वेग वेलोसिटी ऑफ मनी को संदर्भित करता है कौन, वेलोसिटी ऑफ मनी को कौन संदर्भित करता है, आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर, वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था का एक निश्चित अवधि में मुद्रा का आदान प्रदान होता है। करेक्ट आंसर 100 का ए यहाँ से सही है, ठीक है।
वह मुद्रा का वेग जो जिस पर किसी अर्थव्यवस्था का मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जिसे आमतौर पर एक निश्चित समयावधि में मुद्रा इकाई के एक इकाई से दूसरी इकाई तक ले जाने की संख्या का मापा जाता है। सरल शब्दों में बोल सकते हो कि जो ये वह दर होती है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ये व्यवसाय सामूहिक रूप से धन खर्च करते हैं। ठीक है, ऐसा बता सकते हो। आंसर 100 का ए करेक्ट है। तो इस टाइप से मेंटरशिप का यहाँ पर दृष्टि का जो यहाँ पे टेस्ट नंबर आपका 9 नंबर था। ठीक है, 9 नंबर टेस्ट आपका कवर हुआ यहाँ से, राइट। 50 क्वेश्चन उसमें कराए थे, करीब 50% क्वेश्चन इसमें कराए। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए इकोनॉमिक के। करीब इकोनॉमिक के अभी तक 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, विजन का अगर लगाएंगे तो टोटल मिला के 450 क्वेश्चन करीब कवर हो गए। आपके करीब 400 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए अच्छे तरीके से। टॉपिक भी नहीं अगर किए तो जाके आप इकोनॉमिक के बहुत अच्छे से टॉपिक कवर करो, क्योंकि 2026 में एग्जाम होना है। करीब 15 से 16 क्वेश्चन इकोनॉमिक के पूछे जाने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं एक चीज़ अच्छे से कवर कराता हूँ। बाकी कुछ डाउट होता है, कुछ टॉपिक कौन कौन से टेस्ट बनाने, कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो मैं यूकेटी टेस्ट में अपना ऐड करूँगा, आप बताओगे, सजेशन करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं अपना यूकेटी में ऐड कर सकता हूँ। बाकी इनको टेस्ट में तो नहीं कर सकता, वो अपने टेस्ट में ही मैं सब चीज़ें ऐड करूँगा जो आप बताओगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है, क्या यहाँ पर करना है ना, अपने आप पर सजेशन दे सकते हो टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, राइट। कुछ सोचना नहीं कि आपको मैं क्या सोचूंगा, क्या अपना देखो, सजेशन देना अलग चीज़ है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको फॉलो करूँगा। ठीक है, और आशा ये रहती है कि आप अच्छी बात ही बोलोगे, अच्छा ही कहोगे कि ये कुछ शामिल करना है, राइट। बाकी मैं आपको समझाऊंगा जो भी होगा। बाकी यहाँ से एंड करते हैं इसको। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।